आगे बढ़े। आप लोग बढ़िया से नहीं याद किए। नदी बताना है। नदी नक्शा का आखिरी टॉपिक होता है नदी। नदी किसी पर्वतीय ढाल से निकलती है। किसी मुख्य नदी में आके मिलने वाली छोटी नदियों को उसकी हम सहायक नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? सहायक नदी कहा जाता है। कौन सी नदी? जैसे ये रेड वाली हो गई मुख्य नदी। ये कौन सी नदी हो गई? मुख्य नदी अपने मार्ग में सबसे गहरी होती है। इसमें जो आके मिलती है नदियां वो सहायक नदी। कौन सी नदी? सहायक। ये सब कौन सी हैं? सहायक नदियां हैं। 1 2 3 इसे ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी कहते हैं। नदी का नाम हो गया नदी नंबर ए। तो ए नदी की सहायक नदी 3। कौन कौन? 1 2 3 1 2 3 ये उसकी सहायक नदी हो गई। सब सहायक नदी की गहराई कम होती है और मुख्य नदी की गहराई ज्यादा होती है। सहायक नदी मुख्य नदी में कहीं ना कहीं जाके मिल जाती है, जिसे हम संगम स्थान कहते हैं। जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती का संगम। सरस्वती अब सूख चुकी है, पता नहीं किधर गायब हो गई। ऐसी नदियों का संगम होता है। जबकि मुख्य नदी का संगम नहीं होता है, बल्कि वो मुहाने पे जाके समुद्र में गिर जाती है। मुख्य नदी जो होता है उसमें पानी की संख्या क्या होती है? ज्यादा। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां निकलती हैं। आप देखिएगा हर जिले से कमोबेश छोटी बड़ी नदी निकलती होगी। छोटी छोटी खोजो बहुत सारी नदी निकलती होंगी। समझ में आ गई कि नहीं? किस जिला घर है तुम्हारा बाबू? जमुई। तो जमुई में भी नदी है और लखीसराय के पास भी नदी। लखीसराय तो क्यूल नदी है। तो क्यूल नदी में भैंस उतर के देखती है पानी किधर है। समझ आएंगे? सोन नदी में पानी है। बाढ़ के समय देखो सोन नदी को, अभी कम हो जाता है पानी। सोन नदी में अभी पानी क्या जाता है? कम। लेकिन बरसात के समय में पूरा पानी भर जाता है सोन नदी में। सोन नदी तो छोटी बड़ी नदियां बहुत ज्यादा होती हैं, जिनका नाम कोई किसी को ध्यान नहीं रहता। अपने जिला भर उसका नाम आता है। छोटी छोटी नदी होती हैं। तो ये छोटी मोटी नदियां जो होती हैं ये सब सहायक कहलाती हैं। लेकिन ये सहायक नदियां इस बड़ी नदियों में पानी ले आके ट्रिब्यूट करती है, तो इसलिए ट्रिब्यूटरी। साथ में इस सहायक नदियों के आसपास सिंचाई आराम से हो सकता है। नदी अगर किसी एरिया से गुजर रही है तो 2-4-10 किलोमीटर के एरिया में वाटर लेवल ज्यादा नहीं भाग पाता है, पानी आसपास में मिल जाता है। खेत में 30-40 फीट से लोग बरसात में पानियां निकाल लेते हैं। देखते हैं मशीन डालेगा 40 फीट बोरिंग, अब पानी क्या करता है? निकाल देता है। किसी किसी जगह पे 100 फीट डालना पड़ता है। लेकिन जहां आसपास में नदी है वहां पानी आराम से मिल जाता है। तो वो जो पानी आपको आराम से मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सहायक नदियों की वजह से वाटर लेवल को मेंटेन किया गया है, तो आप सिंचाई का काम कर लेते हैं। तो अन्यथा अगर नदियां पूरी गायब कर देंगे ना तो आपको सिंचाई नहीं कर पाएंगे, वाटर लेवल भाग जाएगा। 100 फीट में पानी नहीं, 300-400 फीट पे ले जाना पड़ेगा। तो बताइए खेती तब तो हो गया। 400 फीट बोरिंग करके पानी निकालेगा तो खेती बहुत महंगा हो जाएगा। खेती में प्रॉफिट कितना होता है? खाने भर का निकल जाता है। जिनका 2 बीघा से कम खेत है खाए पिए में रह जाएंगे जिंदगी भर। समझ में आ गया कि नहीं? 2 बीघा से कम खेत वाले को कभी अनाज में कोई प्रॉफिट नहीं आएगा और फसल भी खराब हो जाएगा, अनाज वगैरह। उस सबको व्यावसायिक खेती भले करना चाहिए यहाँ पर। और देहात में कहा जाता है नौकरी में सरकारी या खेती में तरकारी, फायदा ज्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो सब्जी वगैरह में प्रॉफिट रहता है यहाँ पे। तो खेती सहायक नदियों से जहां जहां तक सिंचाई का काम हो सकता है, जैसे इस सहायक नदी से इस एरिया में पूरा सिंचाई का काम हो जाएगा, इसमें यहाँ हो जाएगा। तो किसी भी नदी, देखिए ये मुख्य नदी हो गई और उसकी सहायक नदी होगी। मुख्य नदी और सहायक नदियों को मिलाकर हम नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं? नदी तंत्र। तो नदी तंत्र में केवल सहायक नदी लेते हैं या केवल मुख्य नदी? मुख्य और सहायक दोनों लेते हैं। अब यहाँ बिहार से देखिएगा, यूपी से बिहार से, ये गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा। तो यहाँ जितनी छोटी छोटी नदियां गंगा में जाएगी ये सब गंगा नदी तंत्र कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? गंगा नदी तंत्र। इसमें बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां 150-200 आके छोट मिल जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी नदियों का तो नाम आदमी को ध्यान रहता है, छोटी छोटी नदियों को नहीं देखता। तो यूपी और बिहार किस नदी तंत्र पे है? गंगा। किसी नदी तंत्र से जहां तक सिंचाई का काम किया जाता है उस पूरे एरिया को हम लोग बेसिन कहते हैं। तो हम लोग गंगा नदी तंत्र में आते हैं।
या फिर कहिए कि गंगा नदी के बेसिन में आते हैं। जहां तक नदी तंत्र वहां तक उसका बेसिन। बेसिन से तात्पर्य यह है कि उस पानी का उपयोग हम सिंचाई के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग किस नदी के बेसिन में हैं? किस नदी बेसिन में? गंगा नदी बेसिन में आते हैं। सबसे बड़ा बेसिन गंगा नदी बेसिन है। तो बेसिन को हम लोग द्रोणी कहते हैं। तो बेसिन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बेसिन वाले क्षेत्र में सिंचाई ज्यादा होती है, वहां जनसंख्या भी ज्यादा होती है, क्योंकि जनसंख्या वहीं बढ़ती है जहां लोग पहले से रह रहे हैं। पहले से इन द सेंस 1000 साल से लोग वहां रह रहे हैं, तभी वहां जनसंख्या बढ़ेगी। और 1000 साल पहले केवल एक ही उद्योग था, कृषि। 1000 साल पहले कृषि के अलावा कुछ नहीं था। तो खेती जहां थी वहीं लोग रहे थे। यूपी बिहार की जनसंख्या क्यों बढ़ गई? आजे से बढ़ी है। हमको बताए ना कोई कि कम कब था? यूपी बिहार की जनसंख्या बता दो कम कब था? अशोक के समय भी सबसे बड़ा शहर पाटलिपुत्रा था। चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, या मगध या फिर मुगल काल हो, हमेशा तो इसकी जनसंख्या ही ज्यादा रही थी। क्योंकि पहले लोग वहीं बसते थे जहां खेती हो सकता था, अनाज हो सकता था, उसी को बेच उच के सब अपने जीवन यापन करते थे लोग। तो नदी बेसिन समझ में आ गया? नदी तंत्र में मुख्य नदी तथा उसकी किसको रखते हैं? सहायक नदी। मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों को रखते हैं। और पूरे नदी तंत्र से जहां तक सिंचाई का काम लिया जाता है उस एरिया को क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। हम लोग किस नदी के बेसिन में? गंगा नदी के बेसिन में। कोई दिक्कत नहीं है। पूरा यूपी बिहार गंगा नदी के बेसिन। सबसे बड़ा बेसिन जो है गंगा नदी का बेसिन। किसका? उसके बाद सिंधु नदी का बेसिन। गंगा नदी के बाद सिंधु नदी, उसके बाद गोदावरी नदी का। देखिए इसका ट्रिक है, गधा शेर के गोद में नहीं रह सकता है। गधा सिंह के गोद में रहेगा? नहीं रह सकता है। तो गधा से गंगा नदी, सिंह से सिंधु नदी, गोद से गोदावरी नदी। सबसे लंबा नदी गंगा, सिंधु और गोदावरी। ये बेसिन की लंबाई बता रहे हैं, नदी की लंबाई नहीं। अगर किसी नदी में सहायक नदियों की संख्या ज्यादा है तो उस नदी का नदी तंत्र ज्यादा है और उस नदी का बेसिन ज्यादा होगा। अगर कोई बहुत लंबी नदी है लेकिन सहायक नदियां उसकी कम है तो उसका बेसिन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, क्योंकि उसके नदी तंत्र में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बेसिन ज्यादा है। गधा सिंह के गोद में। उसके बाद कृष्णा दे, कृष्णा। उसके बाद ब्रह्मा, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। कृष्णा के बाद ब्रह्मपुत्रा। उसके बाद महानदी, महानदी, महानदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद नर्मदा, महानदी के बाद नर्मदा, महानदी के बाद नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा नदी, महानदी के बाद नर्मदा, नर्मदा नदी। इसका एक ट्रिक है कि कृष्ण भगवान जो है ना, ब्रह्मा जी से महान नहीं। देखो ब्रह्मा जी तो सबसे बड़े हो जाते हैं ना, ब्रह्मा जी सबसे महान बड़े हो जाते हैं। बाकी जो भी भगवान है वो लोग पार्ट बाई पार्ट थोड़ा थोड़ा अंश लेके आए। समझ में गया? विष्णु जी के अवतार भले राम जी हैं, लेकिन कंप्लीटली अवतार कभी नहीं होता है किसी का, थोड़ा सा अंश आता है। अंश आके इतना खतरनाक काम करके चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं क्या? अब कृष्ण भगवान क्या पूरा ब्रह्मा जी का पावर लेके आए थे? विष्णु भगवान का थोड़ा सा अंश लेके आए। वो लोग नहीं आता, पूरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट संभालता है लोग ऊपर। उन लोग का पावर बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे याद रखने के लिए कृष्ण, ब्रह्मा जी बड़े हैं ज्यादा, तो कृष्णा ब्रह्मा से महान नहीं। तो कृष्णा से क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी, महान से महानदी, नहीं से नर्मदा नदी, नहीं से नर्मदा नदी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गधा सिंह के गोद में नहीं बैठ सकता था। गंगा, सिंधु, गोदावरी। तो नदी बेसिन समझ में आ गया? सबसे लंबी नदी बेसिन, सबसे लंबी नदी बेसिन गंगा, उसके बाद सिंधु के बाद गोदावरी। चलिए अब आप लोग के पास सादा नक्शा है ना? अब हम लोग सादा नक्शा में नदियां भरना चालू करते हैं। सादा नक्शा में नदियां भरना चालू करते हैं। सब लोग अब नक्शा लेते आइए। सादा नक्शा है ना? सबसे लंबी नदी बेसिन, उसके बाद सिंधु, सिंधु के बाद गोदावरी, गोदावरी नदी बेसिन, उसके बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद ब्रह्मपुत्र के बाद महानदी, नर्मदा, महानदी के बाद नर्मदा नदी।
देखिए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु नदी तंत्र से। सिंधु नदी तंत्र, नदी तंत्र किस नाम से जानी जाती है? अपनी मुख्य नदी के नाम से जानते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र में गंगा तो मुख्य नदी हो गई, यमुना सहायक, चंबल सहायक, सोन सहायक, कोसी तीस्ता, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, शारदा, काली, गोमती, रामगंगा, अजय, बहुत नदियां रहती, सब इसी क्या है? सब सहायक नदी। गंगा नदी में चारों ओर से पानी ले आके भर देते हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत? यहां देखते हैं, यह है मानसरोवर झील। चाइना में कौन सा झील है? तिब्बत में मानसरोवर झील। इस मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। कौन सी नदी? अब पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी कहां चल जाती है? पाकिस्तान, कराची के पास जाके ये अरब सागर में गिर जाती है। कराची के पास जाके किधर गिर जाती है? अरब सागर। तो बताइए ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी आती है कश्मीर के एकदम ऊपरी भाग से निकलती है और कहां चली जाती है? पाकिस्तान के कराची में। ये हो गई कौन सी नदी? सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास से यहाँ निकलेगी झेलम नदी। ये भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए जाएगी, भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते। लेकिन झेलम से बड़ी चिनाब है, तो पहले हम लोग चिनाब को बनाते। पहले सिंधु को बना लिए, पहले दो नदियों को देख लीजिए। ये कौन सी नदी? सिंधु नदी। कश्मीर के एकदम मैक्सिमम ऊपर वाले भाग से होके गुजरती है। यहाँ पर कौन सी नदी है? सिंधु नदी। अब हिमाचल प्रदेश से एक नदी है जिसका नाम है चिनाब नदी। ये हिमाचल प्रदेश के ऊपरी भाग से निकलती है, अब फटाक से कश्मीर में चली जाती है और कश्मीर के निचले भाग से निकलती है। कश्मीर के निचले भाग से, तो कश्मीर के ऊपरी भाग से सिंधु और कश्मीर के निचले भाग से चिनाब, कश्मीर के ऊपरी भाग से निचला भाग से चिनाब नदी निकलेगी। तो बताइए दोनों में से किसी का उद्गम यानी ओरिजिन कश्मीर से नहीं होता। सिंधु की ओरिजिन मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, और चिनाब का हिमाचल प्रदेश, चिनाब का हिमाचल प्रदेश। ये दो नदी समझ में आ गई ना? अब याद देखिए ध्यान से, ये नदी बोलिए तो कौन सी नदी? चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब। ये चिनाब नदी में अब ध्यान से देखिएगा, ये चिनाब नदी के ऊपर से मिलती है इसमें झेलम नदी और नीचे से मिलती है रावी नदी। चिनाब के ऊपर से मिलेगी झेलम। झेलम नदी भारत पाकिस्तान का बॉर्डर बना देती है। यहाँ कश्मीर एकदम सीधा दिखेगा आपको। तो ये झेलम नदी कश्मीर से निकली, अब बॉर्डर बनाते हुए किसमें मिल गई? चिनाब। और इसी चिनाब जहां हिमाचल से चिनाब निकलती है ना, उसी के पास से निकलती है हिमाचल में रावी नदी। और ये पंजाब के एकदम ऊपरी भाग से जाते हुए किसमें मिल जाती है? चिनाब में। किसमें मिल जाती है? चिनाब। तो चिनाब में ऊपर से मिलने वाली नदी झेलम, चिनाब में नीचे से मिलने वाली रावी, ऊपर से नीचे, ऊपर से झेल, नीचे से और एकदम ऊपर सिंधु। यानी फाइनली ये सब जाके किसमें मिल गए? सर सिंधु में। किसमें? अब आपसे एक सवाल, सिंधु की मुख्य सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी में कौन होगा? मुख्य कौन होगा? चिनाब। सिंधु की मुख्य सहायक चिनाब, और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक झेलम या रावी? झेलम बड़ी नदी है, तो कौन सा हो जाएगा? झेलम। ठीक है, बन गया ये नदी। ये तीन नदी पहले बनाइए। याद रखिएगा कि रावी नदी पंजाब के ऊपरी भाग से गुजरना चाहिए, नीचे से नहीं, ऊपरी भाग से। रावी नदी हिमाचल से निकलेगी और पंजाब के ऊपरी भाग से गुजर जाती है। बनाइए बाबू जल्दी। चिनाब नदी समझ में आ गया? चिनाब के ऊपर झेलम, चिनाब के नीचे रावी। झेलम और रावी दोनों का पानी चिनाब, और चिनाब ले आकर उलाट देता है सिंधु में। इसमें मिला दिया सिंधु में। अब यहां देखिए एक दो और नदियों को देखना है आपको। जहां से निकलती है झेलम,
वहीं से जहां से निकलती है सिंधु, वहीं से निकलती है सतलज नदी। और सतलज नदी में ध्यान दीजिएगा, ये हिमाचल के एकदम निचला भाग से और पंजाब के एकदम निचला भाग से होते हुए किसमें मिलती है? चिनाब में। किसमें? चिनाब में। क्या ध्यान रखना है? जहां से निकलेगी सिंधु वहीं से निकलेगी सतलज, जहां से निकलेगी सिंधु वहीं से निकलेगी सतलज। हिमाचल के निचला भाग से, पंजाब के निचला भाग से निकलते हुए ये जाके मिलती है चिनाब में। किसमें मिलेगी? चिनाब में। चिनाब नदी में जाके मिल जाती है। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक सतलज। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक। मंजूली का चुड़ैल का नाम, हाँ मंजूली का ठीक नाम है। कल से मंजूली का एटलस नहीं छूटना चाहिए, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? बताइए। ये सतलज कौन सा है? सतलज नदी। कौन सी नदी? चिनाब की सबसे बड़ी सहायक, चिनाब की सबसे बड़ी सहायक सतलज नदी है। चिनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी सतलज। सतलज नदी सबसे बड़ी सहायक है। सतलज में एक और छोटी सी नदी आके मिल जाती है, नाम उसका ब्यास। कौन सी नदी? ब्यास। हिमाचल प्रदेश के बीचों बीच से निकलेगी, पंजाब के बीचों बीच में आके मिल जाएगी। हिमाचल के बीचों बीच से निकल के पंजाब के बीचों बीच में किसे मिल जाती है? सतलज से। किसे? सतलज से। तो देखिए, सतलज एकदम नीचे और रावी ऊपर और बीच में ब्यास, बीच में ब्यास, बीच में ब्यास। तो सतलज की सहायक ब्यास, सतलज की सहायक ब्यास। ब्यास नदी। कौन सी नदी? इसी नदी को सिकंदर पार नहीं किया था। सिकंदर नदी को पार करने से किसने मना किया? सिकंदर की सेना। सिकंदर की सेना कही कि अब ना पार कर पाएंगे हम, करा बड़ी बाढ़ आया है नदी में। समझ में गया कि नहीं आएगा? रेलवे नहीं किया उसको, क्योंकि ना वहां पर हल्ला कर दिया गया था चाणक्य और उसके पूरे लोगों द्वारा कि ब्यास नदी एक धार्मिक नदी है, जो इसको पार करेगा आनहर हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे यहाँ तो एक से एक होता है। 2-4 को गया था उसके लिए, 2-4 को गया पार करने के लिए, तो जौहर खिया दिया, सब आनहरे हो गया। वो कहा कि देख रहा है पार करने गया था नदी पार करने गया तो जानबूझ के खिया दिया तो जौहर। तो सिकंदर छल कपट से यहाँ से वापस गया, नहीं तो आके बहुते मार काट कटता यहाँ पे। हम लोगों को आपस में न लड़ा दिया। आप सारा गढ़ी की लड़ाई देखें, उसमें आप जिसमें ये गाना है तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, सिख सैनिकों ने पूरे अफगानिस्तान को भगा दिया ना। मार उचाते से तो अंग्रेजों को नहीं मार देते। जब उतना बड़ा अफगान सैनिकों को मार दिए सारागढ़ी की लड़ाई में, तो सिख सैनिक चाहते से तो अंग्रेजों को नहीं मार देते। लेकिन आपस में ऐसा ऐसा करके अंग्रेज सब मेंटली चाल चला सब, कि अंग्रेज के लिए हमारे सैनिक लड़ रहे थे सब। हम लोग के सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े में, हमारे सैनिक प्रथम विश्व युद्ध लड़े, लेकिन हमारे सैनिक ब्रिटेन से नहीं लड़े। समझ में आ गया कि नहीं? मेंटली चाल चलना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं? हल्ला पोस्टर चिपका दो, जो अंग्रेजों से लड़े पड़ोसी की औलाद। नहीं समझ में आया? भारत में सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत मायने रखती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्ला हो जाए यहाँ पे, और जिसका सैनिक अंग्रेजों की ओर से लड़े उसके बाप को देखो, तुरंत चिट्ठी लेके बाबू आज होते आज भारत सरकार की ओर से लड़ो, आजाद हिंद फौज सुभाष बाबू। नहीं समझ में आया? सुभाष। असल में उस समय मीडिया नहीं थी, तो अचानक आप नहीं पहुंचा सकते थे खबरों को। अभी क्या है? मीडिया है, सोशल मीडिया। धा से यहां बोलिए और शाम शाम तक पूरे भारत में फैल गया। पूरे भारत में क्या हो जाता है? फैल जाता है। नहीं बोल सकता है किसी को कोई दिक्कत आपको? ये कौन सी नदी तंत्र हो गया? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी। बोलिए, ये नदी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। ये नीचे वाली सतलज की सहायक ब्यास।
सतलज की सहायक ब्यास। सतलज किस में जाती है? चिनाब में। सतलज चिनाब। बताइए सतलज का उद्गम कहां से? मानसरोवर। सिंधु का उद्गम झेलम का कश्मीर। झेलम का कश्मीर। चिनाब का हिमाचल प्रदेश। रावी का ब्यास का चिनाब। अरे बाबा चिनाब का उद्गम। चिनाब का उद्गम ब्यास का सतलज मानसरोवर सिंधु ब्यास। ब्यास सिंधु हाँ मानसरोवर जी। हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? मानसरोवर झील से निकल गए तो सिंधु नदी तंत्र समझ में आ गया। सिंधु जल समझौता 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुई थी, जिसके तहत हम लोग सिंधु नदी तंत्र के दो प्रमुख नदियां, जिसमें ऊपर वाली झेलम और चिनाब, ऊपर वाली दो प्रमुख नदियां झेलम और चिनाब, झेलम और चिनाब, इसका 20% जल ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। बाकी 80% जल पाकिस्तान को छोड़ देते हैं। पाकिस्तान को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, ताकि उसका भी भरण पोषण हो सके यहाँ पे। अब भारत सरकार का कहना है कि इस पे हम संशोधन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं संशोधन। देखिए हम लोगों को इजराइल का एक रूल फॉलो करना चाहिए। जब आप शक्तिशाली हैं और आपका दुश्मन थोड़ा सा टॉर्चर कर रहा है तो हुमच के कर दीजिए। जैसे एगो कोई हमला किए, जैसे कोई हुआ पनिये रोक दीजिए। अब कुछ करना थोड़ी, अब जाएगा कहां पर? वर्ल्ड बैंक में, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएगा, ये करेगा। 3 महीना पानी रोक दीजिए, फसल खत्म। अभी के समय में धान बोने का समय आ रहा है, समझ में आएगा? मई आ गया, अब पानी अभी नहीं रोकना है क्योंकि पानी नहीं है अभी, तो रोकेंगे कौन चीज? जैसे आए कौन सी? जून जुलाई अगस्त, 3 महीना रोक दीजिए। और के बाद हल्ला हो कर बताइए आतंकवाद का काम कर रहा है, बम फोड़वा दिया, हमारे यहाँ अटैक करा रहा है, हमारे सैनिक मर रहे हैं लोग, ये कोई बात है? यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं तो इस सर पे तो मान मनोबल लगे, खींच दीजिए, सितंबर खींचा जाए, 1 साल का पूरा धान खत्म। उसके बाद फिर उसी को धान बेचिए, चाहिए 80 रुपया। समझ आ गया? 80। ऐसा कांड करना पड़ेगा हम लोगों को कि पाकिस्तान खुद आतंकवाद को रोके। हम नहीं रोकेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? खुद रोको। तो जब रायता फैलाया है तुम, तो साफ कौन करेगा? हम लोग तो साफ करते करते इनका 2023 आ गया, आजादी से लेके आज तक। तुम अगर हमें खरोच दोगे तो जख्म हम इतना गहरा देंगे, 7 पुश्ते याद रखेंगे। और हमें गोली नहीं चलानी है, हमारे पास प्राकृतिक साधन है। रोक लेगा जब पानी वहां पे, खाइलो बिनो चल जाए, तो आफत आ जाए यहाँ पे। और वर्ल्ड बैंक से कुछ करेगा तो वर्ल्ड बैंक कौन मार? सुप्रीम कोर्ट है वर्ल्ड बैंक। समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा वर्ल्ड बैंक चाहे चुई करे, पोलियो का दवा ये रोक दो। पूरी दुनिया में पोलियो का दवा भारत से जाता है, पूरी भारत से अधिकतर, मतलब जो फ्री में जो होता है ना पोलियो वाला में, WHO का तिरपाल पहन के पिलाता है, टी शर्ट, तिरपाल नहीं टी शर्ट, गलती बोल दी है, तिरपाल, टी शर्ट पहन के पिलाता है। दवा कहां से जाता है? भारत से। चाणक्य ने कहा था कि यदि देश का मुखिया बहुत मतलब कठोर हृदय का होगा, बहुत षड्यंत्रकारी होगा, तो पड़ोस से देश को दिक्कत नहीं होगा। भले अंदर कुछ हो, लेकिन पड़ोस वालों से दिक्कत नहीं होगा। कह सुझा तोरा बताते हैं यहाँ पे 20 गो नौटंकी होता है। अरे क्या जाता है यहाँ पर? एक बार हमारे प्रधानमंत्री कह देंगे TTP के जो लोग हैं वो अपनी बात को मान रहे हैं, उनकी बातों को सुनना चाहिए पाकिस्तान को। ले TTP वाले मार रहे हैं सब पाकिस्तान को। अभी बताइए, बस अमेरिका बोल दे कि नक्सलियों की बात भारत सरकार सुन ले, तो नक्सलियों का मनोबल कहां जाएगा? आपको समझ में आ रहा है? 7वें आसमान। हमारा प्रधानमंत्री एक बार लाल किला पे बोलबो किए थे, एक बार और बोल दे, बलूचिस्तान के लोगों के साथ गलत हो रहा है, बलूचिस्तान के लोगों की बात सुननी चाहिए। अरे अब बलूचिस्तान वाले जय मोदी जी बोल लो हमरा, आओ दे दे यहाँ पे, जब पानी देते हैं। अब एक से एक नौटंकी वाला रहता है। उन लोग को, पाकिस्तान के 90% जनता को लगता है कि वो युद्ध जीत जाएंगे।
10% को लगता है कि हारेंगे, वो 10% उनकी फौज है। उनकी फौज को ही पता है कि हमारे यहां से नहीं। अभी पता है पाकिस्तान वाले, खैर उसको छोड़ दीजिए, उसको बात करिएगा तो हाँ, उसको हम पता नहीं क्यों हमारा खून खोलने लगता है यहाँ पे। देखो ये तो और खतरनाक निकली जी। करिए सर सब नदियां रोकी एकदम, करिए सर खाली झेलम और चिनाब का रोक रहे हैं, रावी ब्यास सतलज सब रोक दीजिए यहाँ पर। और हम लोग को ज्यादा झमेला नहीं है, थार मरुआ स्थल फेंक देंगे पनिया, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सब सोख जाएगा वो। अरे अब कितना दूर है यहाँ पे? अच्छा यहाँ पहुंचाने के लिए भी झमेला नहीं है, इंदिरा गांधी नहर तनिए दूर खोदना है हम लोग को, कुल हो जाएगा व्यवस्था यहाँ पे हो जाएगा। नहीं समझ में आया? खोद खाद कर, अरे कहीं जाएगा ट्रिब्यूनल हेन तेन में तो 3-4 महीना लग जाएगा उसको। 3-4 महीना में एक सीजन का फसल खराब, अर्थव्यवस्था चौपट, फिर गेहूं हम ही लोग बेचेंगे। समझा क्या? उसके बाद सब पनिया छोड़े रहिए। देखिए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर पूरा पानी रोके रहिए, धान क्या हो गया बर्बाद। फिर जैसे गेहूं बोए ना तो सब पनिया छोड़ दीजिए। गेहूं को पानी नहीं चाहिए है, गेहूं चौपट। अब फिर वो बौखलाएगा। देखिए कमजोर इंसान की एक खासियत, उसे गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी। धान खराब कर दिया, गेहूं खराब कर दिया, नहीं होगा यहाँ पे, कश्मीर लेकर आएंगे, फिर कुछ करेगा, फिर रोक दीजिए पनिया। फिर कब रोकिए? धान बोने के समय। अब फिर छोड़िए कब? गेहूं बोल। जिस तरह टाइफाइड का इलाज किया जाता है ना, डोज बाई डोज दिया जाता है, सुबह शाम इंजेक्शन घोपा जाता है उसको, उसी तरह एक बार रबी फसल में रोकेंगे, मतलब खरीफ में रोकेंगे, रबी में छोड़ देंगे। जो नहीं यहाँ पे एकदम माता एकदम ऐसे नोचेगा, यार यार ये कैसा आदमी है सब यार। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? पानी चाहिए लो, शांति से रहना है तो हमें भी शांति से रहने दो। नो वन कैन लिव इफ इंडिया डाई। किसी अगर भारत को कुछ हुआ तो किसी को इस पृथ्वी पर अधिकार नहीं बचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये हो गया कौन सा नदी तंत्र? सिंधु नदी तंत्र। हम लोग उसे कितना परसेंट पानी देते हैं? 80%। 80%। हम लोग वहां से बहुत सारी चीजों को खरीदते भी है, कुछ नमक वगैरह को खरीद लेते हैं वहां से। वहां पे नमक की पहाड़े है पूरा का पूरा, तो नमक वगैरह, काला नमक, सेंधा नमक, ये सब खूब अच्छा खासा हम लोग क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं, पैसा भी देते हैं लोग, खरीदते हैं लोग यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? पाकिस्तान कहता है हमारा आपने नमक खाया है। अरे ससुरा तो नहीं, हम किसी का नमक नहीं खाते, हमारा ही देश है, हमारा ही देश है। तुमको नमक पड़ रहा है। 1947 से पहले अपने अब्बा दादा से पूछना किसके थे? कुछ आता है? हाँ, हमारे बैच का विद्यार्थी बहुत है सब इसके लिए। नहीं हो गया? अरे हम लोग को गोली वोली चलाने का नौबते नहीं आएंगे हम। यहाँ सारे लड़का सबको कहेंगे एक को कुदारी खरीदो, अब खुरपी कुदारी लेके आप पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन सबनी को उतार देंगे। यहाँ पे ऑनलाइन में 63 लाख पार कर गए हम लोग यहाँ, और सबको उतार के एक के दिन खोदाई करना है और उसको ले आके मिला देना है इंदिरा गांधी नहर में। जहाँ यहाँ पे लो काम खत्म। कच्छ के रन में भी कोई नहीं रहता है, यहाँ पे भी कोई नहीं रहता है, ले आकर दे दे यहाँ पे, वो चल जाए, भरे अरब सागर में चल जाए, मंजूर है, लेकिन उसको नहीं दूं। हाँ हाँ, जब अपना हो जाएगा तो पानी छोड़ दिया जाएगा, ले जाए यहाँ पे। अब ये हो गया आपका कौन सा नदी तंत्र बाबू? सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में क्वेश्चन पूछेगा, बता सकते हैं? सिंधु का उद्गम, सतलज का उद्गम, चिनाब का, सतलज, सतलज, ब्यास, ब्यास, सिंधु, चिनाब, हिमाचल प्रदेश, रावी, ब्यास, सिंधु, सतलज, झेलम, वह नदी जो भारत पाकिस्तान का सीमा बनाती है, झेलम। नदिया के ए पार भारत और ओ पार हाँ पाकिस्तान होता है। बॉर्डर हो जाती है नदी। अक्सर नदी वगैरह को बॉर्डर बनाना इजी होता है वहां पे, क्योंकि वो नेचुरल बाउंड्री का काम करते हैं सर। वहां ही नहीं होता कि हमारा भैया वो पार तुम्हारा ये पार, हमारा यहाँ हो जाता है। नदी बताइए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक,
सिंधु की सबसे बड़ी सहायक चिनाब, और चिनाब की सबसे बड़ी सहायक, चिनाब की कौन सी बोल रही है? कौन नदी बोल रही थी? हाँ, दम लगा के बोल रही थी कौन? कौन नदी बोल रही थी? सतलज नदी। बेचारी का सतलज आ ही नहीं रहा था। बोले सिंधु की सबसे बड़ी चाय सतलज, आया ही नहीं सतलज। क्या हो गया? चिनाब। पूरा दम लगा के बेचारी बोली, इंतजार करी थी कब आता है सतलज, आ ही नहीं रहा था सतलज उसका। चलो बताओ। कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करना है। समझ में आ गया कि नहीं? सिंधु जल समझौता 1907, सिंधु जल समझौता 1907। देखिए ब्यास और सतलज जहां मिलते हैं वहां पर हम लोग इन पानी का तो हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइदू का नहीं यूज करते हैं। ब्यास और सतलज जहां मिलते हैं यहां हम लोग ने बना दिया एक बैराज। क्या बना दिया? बैराज। नाम है उसका हरिके बैराज। और यहां से नहर निकाल दिए, इंदिरा गांधी नहर। कौन सा नहर? इंदिरा गांधी नहर। सिंचाई की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। नहर में से पानी निकाल लेते हैं साइफन लगा के। साइफन एक पानी निकालने के लिए पाइप होता है। नहर बहुत जटिल प्रोसेस होती है। जैसे कोई नहर है ना तो एक मुख्य नहर हो जाएगा, इससे ये मुख्य नहर हो जाएगा। अब इसके बाद से पता चला यहाँ पे सबका खेत है, तो यहाँ से ना एक छोटा सा नहर यहाँ से जाएगा, यहाँ छोटा सा नहर जाएगा और यहाँ पे दूसरा नहर जाएगा। और यहाँ फाटक लगा दिया जाता है, दरवाजा, यहाँ पे दरवाजा लगा दिया। अब यहाँ से क्या है ना, इस नहर को फिर कई भागों में बांट दिया जाता है इसे, यहाँ पे अब अलग अलग गांव में चल जाता है। यहाँ इससे क्या है, मान के चलिए यहाँ कोई एक गांव है, बड़ा गांव है, तो गांव नंबर यहाँ पे गांव का नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3। गांव नंबर 1 2 3 4 5 6 7, 7 को गांव में पानी चल गया। अब जिसको जिसको ले जाना है साइफन लगा दीजिए। साइफन एक पाइप होता है, नहर में लगा दीजिए, वहां से पानी बाहर खींच लेता है, वहां से पानी बाहर खींचा। अब मान के चलिए यहाँ किसी का एगो खेत है, यहाँ प्लॉट है, किसी का यहाँ है, ऐसे ऐसे प्लॉटिंग भी तो होता है खेत का। अब अपना अपना प्लॉट में पाइप लगा लगा के ले जाए कोई, किसी का बड़ा है खेत है, छोटा है, यहाँ पे क्या लगा है? पाइप। अब मशीन लगा के खींच ले, और नहीं तो पास में है तो साइफन लगा दे। साइफन भी लगा सकते हैं। साइफन एक पाइप होता है, उसमें ना 2 बार 3 बार ऐसे कोचिएगा ना, कैसे ऐसे पानी खींच लिया जाता है तो फिर पानी आते रहता है। वैसे एक मोटा सा पाइप होता है, नहर में पानी इधर से आ रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन में 3 बार 4 बार कोचिएगा ना, वो पानी इधर फेंकने लगेगा। अब पानी फेंक के अपने खेत में लेके चलिए। अब पाइप बाई पाइप जोड़ते जोड़ते अपने खेत में लेके चले जाइए। यहाँ पे तो पूरा नहर से खेती अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ पे नहर से खेती ठीक ठाक होती है, खेती के लिए नहर सही रहता है। और खेत बहुत दूर है तो पाइप लगा दीजिए, खींच लीजिए वहां पे मशीन लगा के। यहाँ पे अगर बहुत दूर है तब, हालांकि उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है खेतों को, ताकि खेत में पानी आराम से पहुंच सके सब यहाँ पे। नहीं तो लोग मेड़ बना देते हैं, यहाँ से फोड़ देते हैं लोग, आएगो मेड़ बना के पतली नाली लेके चले जाते हैं लोग, फोड़ के वहां पे पतली नाली, फिर उसको बंद कर देते हैं। गढ़ा बोलते हैं, गढ़ा। और उसको तो नाली को क्यारी बोलते हैं। क्यारी। नहर से खेती का तरीका समझ में आ गया ना। इसमें नहर कौन सा है? ये मेन नहर है, इसी के पानी को कंट्रोल किया जाता है। सपोज कीजिए कि अभी इसमें पानी जा रहा है तो इसको फटकवा को बंद कर देता है। इस फाटक को क्या कर देगा? बंद कर। ये भर गया, मान के चलिए सबकी खेती हो गई, यहाँ फाटक बंद कर देगा, इधर खोल देगा। यहाँ पे नहर के पानी को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। एक जगह फाटक लगा के चाहते हैं कि आगे पानी नहीं डलना है तो यहाँ पे मैंने फटकवा बंद कर दीजिए, जा नहर का पानी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और जहां मुख्य नदी से जुड़ रहा होता है नहर, वहां पे भी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा बैराज है बाबू? हरिके बैराज। कौन सी नहर निकली है? कौन सी नदी है जो भारत पाकिस्तान की सीमा बनाएगी? शेषनाग झील से निकलती है झेलम। किसे? शेषनाग। ब्यास कुंड से ब्यास निकलती है। सतलज निकलती है कहां से? मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से। ये सिंधु नदी तंत्र हो गया। क्या हो गया? सिंधु नदी की जितनी भी नदी है या उसकी सहायक नदियां हैं, उसका पानी हरियाणा साइड में नहीं आता है, क्योंकि यहां पर है पंजाब हरियाणा के बीच में चंडीगढ़। चंडीगढ़ की जमीन हाइट पर है, चंडीगढ़ की जमीन हाइट पे है। तो ये इतनी हाइट पे यहाँ की जमीन है कि वहां का पानी इस साइड में नहीं फेंक पाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं जल विभाजक। क्या कहेंगे? जल।
क्योंकि वहां से अरावली पहाड़ी की छोटी मोटी टुकड़ियां चालू हो जाती है, जमीन ऊंचा है तो उधर का पानी उधर रह जाता है, और ये पूरा किसका तंत्र हो जाता है? गंगा नदी का तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बीच में वाटर के लिए जो जल विभाजक का काम करता है वो कौन करता है? चंडीगढ़ उच्च भूमि। चंडीगढ़ हाइट पे है, चंडीगढ़ क्या है? हाइट पे, तो उसका पानी ऊपर तो नहीं चढ़ सकता है यहाँ पे। अब पंजाब वगैरह पूरा जमीन समतल है यहाँ पे, और वहां चंडीगढ़ और हरियाणा के साइड में अरावली की पहाड़ियां स्टार्ट हो जाती हैं। तो जल विभाजक किसे कहा जाता है? वह ऊंची भूमि जो दो नदी तंत्रों के पानी को अलग कर देता है उसे जल विभाजक कहते हैं। तो सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, इन दोनों के बीच में जल विभाजक का काम कौन करता? चंडीगढ़ उच्च भूमि, चंडीगढ़ उच्च भूमि। समझ में आ गया कि नहीं? अब हम लोग कल गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़ लेंगे, कल पढ़ेंगे हम गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को। समझ में आ गया कि नहीं?